नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति पर बात की थी और राष्ट्रपति से संबंधित जितनी सारी महत्वपूर्ण बातें थी सबकी सब बातें हमने कर ली हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए और इसके साथ साथ आपने एक साथ इतना सारा मैटर आपने कहीं शायद ना पढ़ा हो। मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि आप को बहुत सारा मैटर और बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं उपराष्ट्रपति को लेकर के, उसके निर्वाचन को लेकर के, उसके वेतन भत्तों को लेकर के, उसके निर्वाचक मंडल को लेकर के, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो क्लियर हों। तो इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट हम बात करते रहेंगे संविधान पर और संविधान के बारे में आपकी एक बेहतर समझ स्थापित हो, ये मेरी कोशिश है। और इस कोशिश में आपका हमें साथ भी चाहिए और मैं भरपूर कोशिश करूँगा ताकि मैं हर एक वीडियो के माध्यम से आपको एक बेहतर संविधान की समझ दे सकूं, ताकि आप उस संविधान की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्योंकि संविधान सिर्फ एक बुक नहीं है, एक जीवंत दस्तावेज है। इसका एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम यही कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जिसका अर्थ संविधान के हिसाब से कुछ और है और हम समझ कुछ और तरीके से लेते हैं, और कई बार ऐसा टीचर्स पढ़ाने में भी करते हैं और बच्चे समझने भी में करते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि संविधान में लिखे हुबहू शब्दों के माध्यम से उन शब्दों की एक बेहतर समझ बने, आप उसको समझ सकें और अपने शब्दों में कह सकते हैं या अपनी समझ में उसको ढाल सकें, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। वैसे अगर बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति, जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की कि वो एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो जब हम राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कह सकते हैं तो उपराष्ट्रपति का भी कोई खास काम नहीं होता है। हालांकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, वही उसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और दूसरी बात ये कि जब ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि राष्ट्रपति अपने पद में ना रहे, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति फिर जो है वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो ये कुछ दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति के पद का जो है उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। जिस तरह से राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, वैसे उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं सबसे पहले हम अनुच्छेद 63 की, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है अनुच्छेद 63 में, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा उसका पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति में बात की थी, अनुच्छेद 52 में उसके गठन की बात की गई है, वहाँ लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये जो भाषा है थोड़ा सा सही नहीं लगती है, लेकिन संविधान में साफ साफ ऐसे ही लिखा गया है। क्योंकि अगर हम बात करें देश के जितने भी ये पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे संविधान के दायरे में ही आते हैं और संविधान के सामने सभी छोटे हैं। हालांकि हम ऐसे शब्दों का यूज़ करें कैसे कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं एक सम्मानित भाषा में, बट संविधान में साफ साफ लिखा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राइट, तो सिर्फ इतनी सी बात इसमें है। अगली बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 64 की। तो अनुच्छेद 64 में जो प्रावधान है वो है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये बात है। तो अब इसमें से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मेन हेडिंग क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसी अनुच्छेद 64 में, उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली बात है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। अब ये पदेन शब्द का मतलब क्या है? पदेन का मतलब ये है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, अर्थात राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से कोई निर्वाचन नहीं होगा। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाएगा।
राइट। अगली बात जो है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये बात भी अनुच्छेद 64 में लिखी गई है कि कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। हालांकि बाद में मैं स्पष्टीकरण में इस बात को लिखा भी हूँ, आप बाद में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि लाभ का पद क्या है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 66 के जब स्पष्टीकरण को देखते हैं तो स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा गया है कि संघ का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य का मंत्री, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। ये बात स्पष्टीकरण में जोड़ा गया है अनुच्छेद 66 में। तो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राइट। उपराष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगली बात है कि अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जैसे कि हमने बात की कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि राष्ट्रपति का पद, जो अनुच्छेद 65 में बातें दी गई हैं कि किन किन आधार पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, तो ऐसी रिक्ति के संबंध में फिर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो अब समस्या ये आती है कि अगर वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है जबकि वो पहले राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहा था, तो उसे वेतन किसका मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब वो सभापति के रूप में काम करेगा तो सभापति का वेतन मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति को जो है वो वेतन सभापति का मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का, राइट। हालांकि जब हम बात करेंगे वेतन की तो उसमें लिखा गया है उपराष्ट्रपति का वेतन, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो उसी का वेतन पाता है। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अर्थात वो कब करेगा, जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, तो ऐसी स्थिति में वो सभापति का वेतन भत्ता जो है वो नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि वो जो राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते, वेतन, जो भी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति को सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी इस समय उपराष्ट्रपति को मिलेंगी, चूँकि वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है। अगली बात इसी में लिखा गया है कि अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्तों का हकदार अब वो नहीं होगा। तो अब अनुच्छेद 97 में क्या है, सवाल ये है। तो सीधी सी बात वही, इससे आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात की गई है। तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो फिर उसे सभापति के वेतन भत्ते जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ इस अनुच्छेद 97 की बात से जो मैंने कहा ना कि उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पाता, उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं पाता, बल्कि वो राज्यसभा के सभापति का वेतन पाता है, ये बात क्लियर होती है। और किस आर्टिकल से क्लियर होती है, अनुच्छेद 97 आप देख सकते हैं उसको। तो ये बातें जो हैं अनुच्छेद 64 में लिखी गई हैं। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 में प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। सीधी सी बात यह है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए कुछ कारणों की वजह से, वो कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का उल्लेख भी इसी अनुच्छेद 65 में किया गया है, जो कि पहले पॉइंट में दिया गया है। पहले पॉइंट में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, राइट, उसको पद त्याग कर दे या पद से हटाया गया हो उसको। अब पद से कैसे हटाया जाएगा मैंने राष्ट्रपति के वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है। उन सभी बातों को दोबारा अगर मैं यहाँ पर बताऊँगा तो फिर वो वीडियो और भी लंबा होगा। तो आप अगर चाहें कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप राष्ट्रपति का जो वीडियो है उसको देख लेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये 3 चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दे या पद से उसको हटा दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तब कौन क्या काम करेगा, तब जो है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और कब तक करेगा, ये संविधान में साफ साफ इसी अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि निर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक, जो जैसे ही राष्ट्रपति अगर इन कारणों से, मृत्यु की वजह से, पद त्याग की वजह से या पद से हटा दिया गया हो महाभियोग के द्वारा, तो
जब उसका पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। अब वो कब तक करेगा ये सवाल आता है, तो वो तब तक करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता है। तो उस तिथि तक वो काम, जैसे ही नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है वैसे ही उपराष्ट्रपति पुनः अपने पद का काम करेगा, अर्थात वो राज्यसभा के सभापति का काम करेगा। अब एक सवाल यहाँ पर फिर क्रिएट होता है, हालांकि मैंने कुछ प्रश्नों की एक सूची बनाई हुई है, उन प्रश्नों को मैं लास्ट में रखूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो, और आपके भी मन में वो सवाल जरूर आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, या आते होंगे। उन सभी प्रश्नों के जवाब भी मैं इसी में दूंगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। तो मैं हालांकि मैं बता दूं कि जैसे उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद संभाला, तो ऐसे में चूंकि वो राज्यसभा का सभापति तो अब रहेगा नहीं, तो फिर सवाल ये उठता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वही अब राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर उपसभापति भी ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राज्यसभा के जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को बनाया जाएगा। हाँ, ये जो है इसके लिए जो है राष्ट्रपति आएगा, वही राष्ट्रपति के द्वारा जो भी चीज़ें विधियां बनाई गई होती हैं, और राष्ट्रपति का मतलब क्या है कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उन नियमों के आधार पर जो है फिर उसी राज्यसभा के सदस्यों में से किसी एक को बना दिया जाएगा। राइट, ये बात समझ में आई। अगली बात है इसी में अनुच्छेद 65 में कि ये तो कारण कुछ हो गए पहले नंबर पे। दूसरे कारण क्या है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, अर्थात वो हो ना, भारत में हो ना, जैसे मान लेते हैं अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें, वो ये ना यहाँ ना हो, कहीं चला गया हो, छुट्टियां बिताने चला गया हो, या कहीं दूसरे दौरे विदेशी दौरे पे हो, अनुपस्थित हो, या बीमार हो गया हो, या कोई अन्य कारण हो, ऐसी स्थिति में अगर वो अपने कार्य करने में असमर्थ हो, वो चाहता है कि हम कुछ दिन अपने कार्य ना करें, कौन, राष्ट्रपति, वो छुट्टी चाहता है, तो ऐसी स्थिति में, और ये कारण क्या हो सकते हैं, वो अनुपस्थित हो या वो बीमार हो गया हो, ऐसी स्थिति में तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और वो कब तक करता है, जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपने काम को दोबारा संचालित करना शुरू नहीं कर देता, अर्थात वो जब तक वापस नहीं आ जाता है। जैसे ही वो बीमारी से स्वस्थ हो गया या वो अनुपस्थित है, कहीं गया हुआ है, अगर वो आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर पुनः जो है उपराष्ट्रपति अपने सभापति के कार्य को शुरू कर देता है। तीसरी बात लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जो अनुसूची 2 में दी गई हैं का हकदार होगा। अब अनुसूची 2 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, अनुसूची 2 में जो है आपके जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, महालेखा नियंत्रण परीक्षक हैं, उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं आदि, जो सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं, उनके बारे में जो भी वेतन भत्तों के बारे में बातें लिखी गई हैं, उन सभी का हकदार कौन होगा, वो उपराष्ट्रपति होगा। कब होगा, जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होगा। राइट, तो ये अनुच्छेद 65 के बारे में हमने पूरी तरीके से बात कर ली। अब बात करते हैं अनुच्छेद 66, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं। बहुत सारी गलतियाँ यहाँ स्टूडेंट करते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पर होता है, तो कैसे होता है निर्वाचन उपराष्ट्रपति का। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे? यस, बिल्कुल शामिल होंगे। जबकि हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पढ़ा था कि वहाँ राज्य की विधानसभाओं के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, राइट, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य वहाँ भाग नहीं लेते थे। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो यहाँ सिर्फ इतना लिखा गया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अर्थात यहाँ मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक, दूसरी बात अगर बात करें तो लिखा गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। अब इसका क्या मतलब है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। दोस्तों, हमारे देश में 2 तरीके के निर्वाचन पद्धति है। एक पद्धति है जिसे हम कहते हैं अग्रताही विजेता, अर्थात जो आगे आएगा चुन करके सबसे अधिक वोट पाएगा वही विजेता माना जाएगा। एक जो होता है वो होती है पद्धति
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिसमें एक निश्चित कोटा होता है कि उसको हमें प्राप्त करना होता है, उस निश्चित कोटे को अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है निर्वाचित नहीं होते हैं। लेकिन जो अग्रताही विजेता अर्थात जो सबसे अधिक वोट पाता है, इस तरीके का निर्वाचन किसका होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी निर्वाचन होते हैं वो सारे के सारे निर्वाचन जो हैं वो कैसे होते हैं? जो सबसे अधिक वोट पाएगा, सबसे अधिक मत पाएगा, उसी को विजेता घोषित किया जाता है। आप जानते हैं इस बात को। लेकिन जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्य, याद रखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अलावा ये जो शब्द हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये राज्यसभा सदस्यों के ऊपर भी लागू होता है। उनका निर्वाचन भी इसी तरह से होता है कि एक निश्चित अनुपात होता है, उस निश्चित अनुपात को प्राप्त करना होता है। अगर उस निश्चित अनुपात को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर आप विजेता माने नहीं जाएंगे। ये मतलब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का। अगली बात लिखी गई है एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली। तो एकल संक्रमणीय, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंगल ट्रांसफरेबल, इसका मतलब क्या है? चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो, जब हम वोटिंग होती है तो वो वरीयता क्रम में होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि जैसे राष्ट्रपति, मान लो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है तो उसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। अगर दो कैंडिडेट, मान लो पहले मैं 3 कैंडिडेट मानता हूं कि 3 कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है वो नामांकन कराते हैं, तो जब वोटिंग होती है तीनों के लिए, तो ऐसे में उन तीनों में जो सबसे अब क्या होगा, जो वोटर आएगा वो तीनों को वरीयता क्रम देगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। किसी को फर्स्ट वाला देगा वरीयता, किसी को सेकेंड, किसी को थर्ड देगा, राइट। अब अगर जब मतगणना होगी, मतगणना होने के बाद जो सबसे कम वोट पाया होता है उसके वोटों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाकी दोनों जो 2 बचे हुए हैं, राइट। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ वोटों को हस्तांतरित किया गया अर्थात ट्रांसफ़र किया गया। इसी को एकल संक्रमणीय मत बोला जाता है। दूसरी बात है गुप्त मतदान। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो मतदान होता है, निर्वाचन होता है, उस या मतदान होता है वो गुप्त होता है, गुप्त तरीके से होता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन के लिए क्या प्रावधान है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा। तीनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य। और दूसरी बात एकल संक्रमणीय मत द्वारा। लेकिन तीसरी बात जो है गुप्त मतदान, वो राज्यसभा सदस्यों के ऊपर लागू नहीं होती है। ये बात जो है गुप्त मतदान सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लागू होती है, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात सीधे जनता इनके निर्वाचन में वोटिंग नहीं करती है, सीधे शामिल नहीं होती है, बल्कि इस जनता के द्वारा चुने हुए जो सदस्य होते हैं वही फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। इस वजह से इसे अप्रत्यक्ष बोला जाता है कि प्रत्यक्ष तरीके से जो है निर्वाचन हुआ। अब एक बात और 2-3 बातें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए जो प्रत्याशी होगा उसके लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए, अर्थात 20 लोग जो है वो प्रस्तावक बने, प्रस्ताव लेकर के आए कि फला व्यक्ति को जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हमें लड़ाना है, और 20 ऐसे लोग हैं जो उसका समर्थन करें अर्थात अनुमोदन करें। और ये 20 दोनों अलग होंगे, अर्थात जो 20 प्रस्तावक हैं वो 20 अनुमोदक नहीं बन सकते हैं और ना 20 वो अनुमोदक प्रस्तावक बन सकते हैं, अर्थात टोटल 40 कैंडिडेट जो हैं वो हों, जिसमें से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि जमानत राशि जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की होती है वो 15,000 रुपये हुए हैं, 15,000 रुपये है। अगर कुल वोटिंग का, कुल वैध मतों का 1/6, कितना, कुल वैध मतों का अगर 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में जो जमानत राशि है 15,000 रुपये की वो जब्त हो जाती है, जमानत जब्त मानी जाती है। अब बात ये आती है कि जो पैसा जब्त हो जाता है जाता कहाँ है, तो दोस्तों ये आरबीआई के खाते में जाता है। कहाँ जाता है ये? आरबीआई के खाते में जाता है, राइट। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने जानी इसके बारे में। अब हम बात करते हैं अगली बात जो है अनुच्छेद 66 में ही लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसी में और आगे लिखा गया है कि मान लो सवाल अगर आपने पूछा कि यदि है तो क्या होगा,
तो अगर वो है तो जिस दिन वो निर्वाचित हो जाएगा उपराष्ट्रपति के रूप में, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने पद को त्याग दिया है। अर्थात अगर वो किसी सदन का सदस्य है, चाहे विधानमंडल का हो या संसद का हो, राइट, तो अगर वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उस तिथि से माना जाता है कि उसने स्वतः ही अपने पद को त्याग दिया है। इस बात को भी याद रखिए। अगला जो अनुच्छेद 66 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता क्या पात्रताएं होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें इसमें, तो वह भारत का नागरिक हो। यहाँ कहीं पर भी संविधान में भारत का मूल नागरिक शब्द नहीं लिखा गया है, इस बात को याद रखिए। बहुत सारी बुक्स में, मैंने राष्ट्रपति के वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि मूल नागरिक जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक सवाल ये उठता है कि जब भारत का ही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो फिर ये बात लिखने की क्या ज़रूरत थी संविधान निर्माताओं को कि वो भारत का नागरिक होगा। दोस्तों ये बात इसलिए यहाँ पर लिखी गई है, हर एक बात का जो है कोई न कोई एक रीज़न है, कोई न कोई कारण है। ये बात का कारण ये है कि जैसे हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, इन अखिल भारतीय सेवाओं में जो है विदेशी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश के, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर नेपाल का कोई कैंडिडेट सिविल सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, अर्थात वो भारत का नागरिक नहीं है, उसके बावजूद वो अप्लाई कर सकता है। इसी वजह से यही एक कारण है कि कुछ पदाधिकारियों के निर्वाचन में ये शर्त लिख दिया गया है कि कम से कम स्पष्ट हो जाए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि वो भारत का नागरिक हो। इसके साथ साथ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। और एक बात याद रखिए कि राजनीतिज्ञों के लिए, जो राजनेता, मतलब अधिकतम आयु नहीं होती है। जैसे जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें एक अधिकतम आयु होती है 60 वर्ष, 62 वर्ष, राइट। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो अवधि होती है, अधिकतम कोई नहीं होती है। वो 90 साल जब तक जिंदा रहे तब तक राजनीति कर सकता है, जब तक वो स्वस्थ रहे तब तक राजनीति कर सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु तो उसकी होनी ही चाहिए, अर्थात वो पूर्ण तरीके से मैच्योर हो चुका हो। अगली बात है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, अर्थात वो क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य क्या? अब सवाल ये उठता है कि अगर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, तो एक प्रश्न ये उठता है, कई बार फंसाने के लिए क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, कि वह राज्यसभा का क्या हो? सदस्य हो। इसी में दे दिया जाएगा उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की पात्रताओं में, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दे दिएगा, इसमें से एक गलत है तो वो उसमें दे देगा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो या राज्यसभा का सदस्य हो। ये ना दे, वो ये नहीं देगा कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर वो ये दे दे कि राज्यसभा का सदस्य हो तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलत करके आ जाएंगे। तो याद रखिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना है, नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता क्या है? तो दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता क्या है? सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आप जब पढ़ेंगे राज्यसभा के सदस्य की योग्यताओं के बारे में तो वहाँ पर ये बात का उल्लेख किया गया है। लोकसभा सदस्य की उम्र जो होती है वो 25 वर्ष होती है, न्यूनतम 25 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा के लिए जो है वो न्यूनतम 30 वर्ष का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति का जो पात्रता है निर्वाचन का, वो है कम से कम 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, राइट। अगली बात है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के, अर्थात अथॉरिटी के अधीन लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। इस बात का उल्लेख साफ साफ पहले ही अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वह कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ना करता हो, ये बात अनुच्छेद 66 में लिखी गई है कि वह भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या उसके नियंत्रण में जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, अर्थात सबसे निचले स्तर तक का जो कर्मचारी है, वो जो है लाभ का पद माना जाएगा। अगर वो उस पर है तो ऐसी स्थिति में वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण, जो कि मैंने पहले ही बताया, कि साफ साफ लिख भी दिया गया है कि संघ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या किसी संघ का मतलब केंद्र के या किसी राज्य का मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये स्पष्टीकरण यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। तो दोस्तों, ये था भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अब कुछ सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने करने वाला हूँ। जैसे
एक प्रश्न ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा, निर्वाचन कौन करवाता है। तो दोस्तों निर्वाचन कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराएगा। लेकिन निर्वाचन में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके निपटान के लिए सुनवाई कौन करेगा, उसके निपटारे के लिए, समस्या समाधान के लिए जो सुनवाई है वो अनुच्छेद 71 के तहत कौन करता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करता है। इस बात को याद रखिए। एक तो ये सवाल है, और दूसरी बात, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने, मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। जैसे कि पहला एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने हालांकि बता भी दिया है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो उप सभापति का कार्य कौन करेगा। तो मैंने पहले ही बताया कि उपसभापति करेगा, ठीक है। अगर उपसभापति भी नहीं है तो राज्यसभा का कोई अन्य सदस्य करेगा, जिसको विधि के द्वारा कुछ जो प्रयोजन दिए गए हैं उन प्रयोजनों के आधार पर उसको निर्वाचित बनाया जाएगा, चुना जाएगा। अगला है अनुच्छेद 97 में क्या है, तो मैंने बताया था अनुच्छेद 97 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान है। अगला है कि क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यस, इसको भी मैंने बताया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि अनुसूची 2 में क्या है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपालों को जो प्रतिमाह वेतन मिलता है उनका प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। आदि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, अर्थात जो पीठासीन अधिकारी बनाए जाते हैं निर्वाचन में, एक तरह के कहिए निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं। तो याद रखिए, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव जो हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी का रोल अदा करते हैं, लेकिन बारी बारी से करते हैं। अर्थात जो लोकसभा का महासचिव है, मान लेते हैं अगर उसने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी का रोल अदा किया है तो अगली बार वो लोकसभा का जो महासचिव है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी बनेगा। जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्यसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी बना है, अगली बार वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो पीठासीन अधिकारी बनेगा। ये कुछ सवाल थे और इन सवालों के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं वो सारी की सारी समझ में आए, क्लियर हो। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।